साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आपको बताएंगे सुबह सुबह की पहली रणनीति, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस पर दुनिया भर के बाजारों से, उसको देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें ये हम समझेंगे। और साथ ही साथ खबरों के लिहाज से आज एक्शन कहां पर दिख सकता है, ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं, और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में भी क्या करें ये भी हम आपके सामने रखेंगे एक एक करके। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं एशियाई बाजारों से, और आज शुरुआत काफ़ी मिलीजुली देखने को मिल रही है। एक्सजेक्स निफ्टी तो फिलहाल हरे निशान में है, 18,731 के ऊपर कारोबार कर रहा है, करीब 27 अंक ऊपर है एक्सजेक्स निफ्टी। और हांगकांग के बाजारों में भी करीब 1.5% से ज़्यादा की बढ़त है। चीन के बाजार भी हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं, करीब ½ % ऊपर। लेकिन जापान के बाजार नीचे हैं, करीब 300 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट है। और कोरिया के बाजार भी हल्के लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियन मार्केट से, वो थोड़े मिले जुले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब दूसरे ग्लोबल संकेतों की बात करें तो कमजोरी भरा ही माहौल था। लगातार छठवां दिन था जब हमने देखा कि डाउ जोन्स में गिरावट हावी थी, नैस्डैक में 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। तो टेक शेयरों ने कल दबाव बनाने का काम किया, जिसके चलते हमने अमेरिकी बाजारों में कल गिरावट का सेशन देखा। तो डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक तीनों ही लाल निशान में बंद हुए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल काफ़ी ज़्यादा था। टेस्ला में हमने देखा 6% की गिरावट दर्ज हुई, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने वहां पर रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है, और उसके चलता बाकी जो टेक शेयर थे वहां पर भी वीकनेस देखने को मिली। और सितंबर 2022 के बाद हमने देखा कि डाउ जोन्स में जो गिरावट का दौर था वो सबसे लंबा यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा फाइजर में भी गिरावट दर्ज हुई है, क्योंकि कंपनी ने एक दवा पर कामकाज बंद कर दिया है, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके सेगमेंट में से एक है, जिसके चलते हमने फाइजर में भी गिरावट देखी। तो कल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा था, और खास करके टेक शेयरों में हमने कल काफ़ी दबाव देखा। आज वहां घर बिक्री और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आएंगे, जिस पर की नजर रहेगी। यूरोप के बाजार भी देखेंगे तो वहां पर भी सपाट ही ट्रेड देखने को मिला है। लेकिन एक चीज हो रही है ग्लोबल मार्केट में और रूस में, जिस तरीके से टेंशन बढ़ती जा रही है, और वहां पर हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी तरफ से जिस तरीके से सैन्य कार्रवाई हो रही है, सैन्य विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, विद्रोह कार्रवाई हो रही है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि रूस में टेंशन का माहौल जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि थोड़ा एक कार्रवाई होने वाली थी वहां पर सेना की तरफ से, लेकिन वो थमते हुए नजर आई, और इसके वजह से हमने देखा कि कच्चे तेल में एक रिलीफ रैली वहां पर देखने को मिली। इस वक्त $75 के पास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। तो एनर्जी मार्केट में एक बड़ा डिस्ट्रप्शन हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट इस इवेंट पर नजर रखना होगा, क्योंकि ये जो विद्रोह है वहां पर वो बढ़ता जा रहा है, पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही है, जिसका कि असर हम देख रहे हैं सोने पर। और सोने में हम देख रहे हैं कि फिर पैसा जो है वो शिफ्ट होता है, सेफ हेवन में लोग पैसा लगाते हैं, जिसके चलते हमने देखा कि सोने में निचले स्तरों से एक तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल बॉन्ड यील्ड्स 3.7 पर बरकरार हैं, डॉलर इंडेक्स 102 पर बरकरार है। तो बाकी सारी चीज़ें अभी एक जगह हैं, स्टेबिलिटी बनी हुई है फिलहाल तो। लेकिन ये एक जो चीज़ हो रही है रूस में, इस पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है, और इसका असर आगे ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई ग्लोबल मार्केट की, लेकिन एक बार एफआईआईज और डीआईएस के डेटा भी आपके सामने रखते हैं। और कल हमने देखा कि कैश मार्केट में 409 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से, और 250 करोड़ की खरीदारी हुई है डीआईएस की तरफ से। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, क्वांटम छोटा ही है, और इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में भी बहुत बड़ा एक्शन नहीं है। एक रेंज में ही भारतीय बाजार भी कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर भी देखेंगे तो वो 262 अंक की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली। इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली हावी है, और 11,719 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा इंडेक्स ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो ये है कुछ खरीदारी और एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े हमने आपको बताए। लेकिन इस बीच बाजार पर रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम आपके सामने रखेंगे, और कुछ ही देर में हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। नितिलेश पावस्कर जुड़ेंगे, जो कि आपको बताएंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड करें। तो ये है अभी फिलहाल का ट्रेड सेटअप, और कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में।
थोड़ी देर में हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन चलिए आपके सामने कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी रख देते हैं तब तक, और बाद में हम समझेंगे एक्सपर्ट से कि आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ जो हमारे पास आ रहे हैं रेलिगर की तरफ से, अगर बात करें तो एस्कॉर्ट्स में वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं 2260 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 2170 का। और लॉरस लैब्स में भी खरीदारी करने की राय आ रही है उनकी तरफ से, 394 के होंगे टारगेट। स्टॉप लॉस वो सुझा रहे हैं 350 का। इसके अलावा क्वांटिफाई की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें भी एक टाटा मोटर्स में उनकी खरीदारी करने की राय है, 580 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस 560 का देख रहे हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक में बिकवाली करने की राय है 1800 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 1830 का। तो ये कुछ व्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा निर्मल बैंक ने दोनों ही अपने स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय दी है। पहला है एचबीएल पावर, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 158 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 146 का। और इसके अलावा एसएच केलकर, यहाँ पर भी खरीदारी की राय वो दे रहे हैं 125 के होंगे टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 115 का। तो ये आज के कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ है। और हम देख रहे हैं कि फार्मा स्टॉक्स में आज भी रुझान नजर आ रहा है। लॉरस लैब्स में कल भी तेजी थी, आज भी वहाँ पर खरीदारी का ही आंकड़ा नजर आ रहा है। और ज़्यादातर कॉल्स हम देख रहे हैं कि आज खरीदारी की ही तरफ है। तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। एक कोटक महिंद्रा बैंक में बिकवाली करने की राय आ रही है और यहाँ पर 1800 के लेवल्स के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। तो ये हैं कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके स्क्रीन पर। इस बीच चलिए, ये तो बात हुई कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ की, लेकिन कमोडिटी मार्केट में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एक्शन बन रहा है उसको भी समझने की यहाँ पर ज़रूरत है कि वहाँ पर रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि सोने चांदी में और कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि एक्शन काफ़ी दिखाई दे रहा है। तो एक बार कमोडिटी को भी समझने की कोशिश करेंगे कि रूस की जो टेंशन है वो किस तरीके से वो देख रही हैं, एनालिसिस कर रही हैं, और उसका असर फिर आगे कमोडिटी मार्केट में कैसा पड़ सकता है। और हमारे साथ वंदना भारती जुड़ चुकी हैं फ़ोन लाइन पर। वंदना, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। थोड़ा जल्दी आपसे कनेक्ट किया हमने क्योंकि आपसे ये समझना चाह रहे हैं ग्लोबल मार्केट में इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ हो रही है इस वक्त वो हो रही है रूस में जो टेंशन इस वक्त बढ़ती जा रही है। इस पूरे इवेंट को आप कैसे देख रही हैं और फिर इसका कितना इम्पैक्ट मेटल्स पे पड़ सकता है, कच्चे तेल में पड़ सकता है? सबसे पहले तो क्रूड से शुरुआत करिए। वंदना, आप सुन पा रही हैं हमें? नहीं, वंदना से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे हम वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए कुछ ही देर में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज मार्केट में क्या रणनीति अपना के चले, और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट का भी पूरा एक्शन आपके सामने रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए अब क्विकली समझ लेते हैं कि बाजार पे आज रणनीति क्या होनी चाहिए। इन तमाम संकेतों को देखते हुए हमारे साथ नितिलेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नितिलेश, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग मैम। देखिए, इंडेक्स में थोड़ा सा व्यू बनाना काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि बड़े टारगेट्स के लिए अगर हम लोग प्लान करेंगे तो रेंज में ही मार्केट घूम रहा है। अगर लास्ट हम लोग देखेंगे निफ्टी का ट्रेंड तो थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड है। तो दो लेवल्स में आपके साथ शेयर करूंगा, उसके ऊपर ही आपको ट्रेड बनाना होगा। नीचे में 18,640 से लेकर 18,650 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ये अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर हम लोग 100 से लेकर 150 पॉइंट्स का एक रेंज नीचे के साइड में देख सकते हैं। ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो 18,750 से लेके 18,770 ये लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग लाइफ टाइम हाई की बात करेंगे। तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। मार्केट फिलहाल एक रेंज में चल रहा है और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा 33,800 से लेके 900 इस रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो ऊपर में एक 300 से 400 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम फास्ट मिल सकता है। और नीचे में जब तक 43,500 फिर से ब्रेकडाउन ना हो तब तक कोई भी सेल साइड की पोजीशंस अभी के लिए नहीं बनानी चाहिए। अभी थोड़ा सा मार्केट को रेंज ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये है राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। नितिलेश, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स ऐसे है कि मोमेंटम दे रहे हैं तो मैं स्टॉक्स में बाय करना पसंद करूंगा।
दोनों मेरे बाइंग कॉल्स होंगे। पहला कॉल्स होगा लॉरस लैब का। लॉरस लैब में 365 के ऊपर जैसे ही ट्रेड करेगा हमें बाइंग पोजीशन इनिशिएट करनी है। 359 रुपीज़ का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा, 378 रुपीज़ का टारगेट होगा। और दूसरा जो मेरा ट्रेड है वो है इंडस टावर, कंडीशनल ट्रेड होगा। 167 के ऊपर निकलता है तो ही इसमें लेना है। स्टॉप लॉस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 163 का होगा और टारगेट जो होगा वो 175 का होगा। अगर स्टॉक किस तरह से 175 रुपीज को होल्ड कर देता है तो ये स्टॉक को आप पोजिशनली कन्वर्ट भी कर सकते हैं 190 के टारगेट के लिए, लेकिन कैश में लेना है, फ्यूचर्स में नहीं लेना है। तो कैश में ये रणनीति आपको बताई गई है। इंडस टावर्स और लॉरस लैब, आज एक और रिकमेंडेशन हमें आई थी इस पर ही, तो यहाँ आप नज़र रखिए और 378 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इंडेक्स साइडवेज रह सकता है, लेवल्स एक रेंज में ही कारोबार करेगा, तो वहाँ पर ट्रेड फिलहाल अवॉइड करें, ज़्यादा कुछ बड़ा एक्शन नहीं दिख रहा है। तो और रिस्की भी हो सकता है इंडेक्स में इस वक्त ट्रेड करना, तो इंडेक्स अवॉइड करिए, उसके बजाय स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आपको बताई गई है उसके अकॉर्डिंग चलिए। अब वापस से आते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ और वहाँ पर रणनीति क्या होनी चाहिए आज के लिए। वंदना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं समझाने के लिए। वंदना, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए थी ना स्वदेश को। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, आपसे संपर्क नहीं हो पाया था, ये जो रूस में इस वक्त टेंशन चल रही है, इसे आप कैसे एनालिसिस करें, क्योंकि हम देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सोने चांदी और कच्चे तेल पर पड़ रहा है। तो पहले तो क्रूड से शुरुआत करिए, अब क्या लग रहा है यहाँ पर रूस में जो टेंशन है उसकी वजह से उतार चढ़ाव आगे भी बना रहेगा, और इस पूरे इवेंट को आप कैसे देख रही हैं? जी, क्योंकि रशिया काफ़ी बड़ा सप्लायर रहा है और सप्लाई साइड उसने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने दिया है थ्रू आउट यूक्रेन और रशिया वॉर। तो वहाँ पे एक जब अटेम्प्ट हुआ तो एक इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला, प्राइसेस में राइज यहाँ पे रहा। और इंटरनेशनली भी देखा जाए तो क्रूड ऑयल आज के दिन भी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा अपसाइड यहाँ पे बने रहना चाहिए क्रूड ऑयल की बात करूँ तो। और एमसीएक्स से मुझे लगा 5737 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो थोड़ा सा मैं कॉल मॉडिफाई भी यहाँ पे करना चाहूंगी। दोबारा प्राइसेस जो है इन सब न्यूज की वजह से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 5725 के करीब यहाँ पे इनफैक्ट या 5700 के रेंज में बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि इजीली यहाँ पे 5850 तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 5650 का लगा के चल सकते हैं। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि अगर क्रूड ऑयल पे इम्पैक्ट आएगा तो नेचुरल गैस पे एक्चुअली जो कूलिंग डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ रही है, उसकी वजह से भी हम लोगों ने देखा था कि एक ब्रेकआउट की तरह दिया है नेचुरल गैस ने। तो नेचुरल गैस पे भी बाइंग की ही रणनीति रहेगी। 226 पे बाय करना है, 235 का टारगेट है। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा 222 का जून कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, तो कच्चे तेल में तेज़ी बढ़ सकती है, लेकिन आप ये जो लेवल्स आपको दिए थे स्क्रीन पर उसको रिवाइज कर लीजिए। 5650 का अब लगाइए स्टॉप लॉस, और अब टारगेट जो है नया बन रहा है वो है 5850 का, तो इसको रिवाइज कर लीजिए। तेज़ी और बढ़ सकती है यहाँ पर कच्चे तेल में। वरना एक बार आपसे इम्पैक्ट सोने चांदी पर भी समझना चाहेंगे। ये जो डेवलपमेंट हो रहे, इवेंट्स हो रहे हैं ढेर सारे, इसका इम्पैक्ट आप सोने चांदी पे कैसा देख रही हैं, और बेस मेटल्स पर भी अपना व्यू शेयर कीजिए। जी, एक तो है कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में हम लोग लगातार गिरावट आता हुआ देख रहे हैं। बॉन्ड यहाँ पे थोड़ा सा हायर साइड ट्रेड हो रहा था, और जब ये इवेंट आए हैं तो सेफ इवेंट बाइंग यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिल रहा है सोने चांदी में, खासकर तब जबकि पिछले हफ्ते बहुत गिरावट आई थी इसमें। तो एक लोअर लेवल बाइंग है, एक सेफ इवेंट बाइंग, दोनों रिटर्न आई है। अभी भी $3.5 ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है कॉमिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग सेशन में। सिल्वर में ज्यादा चमक यहाँ पे देखने को मिल रही है, 0.5% यहाँ पे ऊपर है। तो मेरे ख्याल से ये जो इम्पैक्ट है ये सीधा सीधा देखने को मिलेगा एमसीएक्स में। मेरे ख्याल से यहाँ पे 58,450 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 58,800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 58,250 का। लेकिन जो तेजी है, बड़ी तेजी है, वो यहाँ पे चांदी में देखने को मिलेगा कल के 1100 पॉइंट के गेन के बाद। अब मुझे लग रहा है कि चांदी में एक बार 69,900 पे बाय करना चाहिए। 70,000 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 68,800 का। तो लोअर लेवल भी बाइंग आई थी, इस मौके के इंतजार में थे कि एक करेक्शन आए तो फिर से बाइंग में एंटर हो यहाँ पे बायर्स। और दूसरी चीज है, जिस तरीके से रशिया में एक अनस्टेबिलिटी आई है, उसकी वजह से भी एक सेफ इवेंट बाइंग जो है वो रिटर्न आया है यहाँ पे बुलियन काउंटर में। लेकिन बेस मेटल की बात की जाए तो बेस मेटल में मिला जुला रुक रहा है। कल के दिन में काफी गिरावट देखने को मिला है कॉपर में। आज के दिन मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे संभल सकता है, क्योंकि कुछ डेटा आज
पॉजिटिव आने की उम्मीद है। तो 710 पे या मतलब थोड़ा नीचे आता 708 के करीब मैं लोअर लेवल बाइंग की सलाह दूंगी। 714 का टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 706 रुपए का होगा। जिंक में ऑलरेडी थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से 209 210 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 212 का टारगेट है। स्टॉप लॉस 209 का बनेगा। तो बेस मेटल काउंटर में सीसॉ मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एक दिन अगर बाय है तो दूसरे दिन सेल है, और मार्केट में मिक्स सेंटिमेंट्स है, लेकिन जो मेजर ट्रेंड है वो फिलहाल अभी डाउन साइड का है। ठीक है। तो बेस मेटल में तो डाउन साइड का ही ट्रेंड नज़र आ रहा है, लेकिन सोने चांदी में बड़ी तेज़ी दिख रही है। चांदी में स्पेशली 1100 की पॉइंट्स की तेज़ी कल आई थी। आज भी आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं। लेवल्स अभी आपको वंदना बता रही थी। वंदना, थैंक यू सो मच इस पूरी खबर का हमारे लिए एनालिसिस करने के लिए और रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्विकली बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। विनी जुड़ चुकी है हमारे साथ पूरी डिटेल्स के साथ। विनी, गुड मॉर्निंग, बताइए। तो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की जो बात करते हैं वहाँ पे पहले भारतीय एयरटेल फोकस में रहेगा। यहाँ पे उनके जो सीईओ एयरटेल बिजनेस के हैं अजय चितकरा, वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। वो डिसाइड किया है कि वो मूव ऑन कर लेंगे एयरटेल से, और कॉन्सिक्वेंटली 3 एयरटेल बिजनेस ऑपरेट होंगे। 3 बिजनेस होंगे, 3 बिजनेस हेड होंगे और चैनल्स भी होंगी। एक होगी ग्लोबल बिजनेस चैनल जो वानी वेंकटेश लीड करेंगे, डोमेस्टिक बिजनेस को गणेश जी, और नेक्स्ट्रा डेटा सेंटर को लीड करेंगे आशीष अरोरा। तो इस हिसाब से भारतीय एयरटेल फोकस में रहेगा। टेक महिंद्रा वो भी फोकस में है, क्योंकि मोहित जोशी जो सीईओ है उन्होंने अभी बोला है वो सीईओ बन जाएंगे टेक महिंद्रा के डिसंबर 20 से। तो यहाँ पे टेक महिंद्रा भी फोकस में है। नवीन फ्लोराइन, क्योंकि बोर्ड मिलने वाली है 30 जून को, डिस्कस करेंगे प्रपोजल फॉर फंड रेजिंग प्लान, तो फोकस में रहेगा नवीन फ्लोराइन भी। जेएसडब्ल्यू स्टील, क्योंकि यहाँ पे उनकी जो एक जेवी है जेएसडब्ल्यू वल्लभ टिन प्लेट प्राइवेट लिमिटेड और जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट लिमिटेड, उन्होंने फाइल किया हुआ है ऑर्डर फॉर ROC एंड स्कीम हैज़ इफेक्टिव हो चुकी है 26 जून 2023 से। तो अभी JVTPL और VIL मर्ज हो जाएंगे विद JSCPL एंड ये इफेक्टिव डेट होगी 26 जून से। सिटी यूनियन बैंक, क्योंकि बोर्ड ने अप्रूव कर दिया एजेंडा फॉर फंड रेजिंग फॉर द कैपिटल थ्रू QIP, और ये जो अमाउंट है 500 करोड़ की अमाउंट है, इस पे फोकस रहेगा। BLS इंटरनेशनल भी है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ BLS ई सर्विस लिमिटेड जो सब्सिडरी है कंपनी की, अप्रूव किया हुआ है फंड रेजिंग प्लान वाया IPO, तो उसके लिए BLS इंटरनेशनल भी फोकस में रहेगा। और लास्टली आदित्य बिरला कैपिटल जो ET नाउ की न्यूज़ ब्रेक कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पे QIP है, इक्विटी शेयर्स की जो होने वाली है उसका फ्लोर प्राइस है 175 रुपीज़ पर शेयर, ओपन होने वाला है 26 जून को, और एक्चुअली इसकी जो टोटल तो वैल्यू है QIP की वो है 1750 करोड़ रुपीज़। तो फोकस में रहेगा आदित्य बिरला कैपिटल भी। विनी, इसके अलावा ये भी बताइए कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? बिल्कुल, तो ब्रोकरेजेस की बात करें तो पहले इंडसइंड की बात करते हैं। वहाँ पे मक्वायरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन किया है। टारगेट प्राइस दिया हुआ है 1510 रुपीज़ पर शेयर। मक्वायरी क्या बोल रहा है कि इंडसइंड बैंक में एक्चुअली जो स्टांस है रिटर्न ऑन एसेट का, वो डिलीवर करेगा 2% रिटर्न ऑन एसेट ओवर द लॉन्ग टर्म। क्रेडिट कॉस्ट फॉर FY24 वो गिर जाएगी। करंटली FY23 में थी 160 बेसिस पॉइंट, और फिर हो जाएगी अराउंड 110 to 130 बेसिस पॉइंट। मक्वायरी कॉन्फिडेंट है कि कंपनी इंडसइंड बैंक एक्चुअली इंक्रीज करेंगे अपने निम्स जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स फ्रॉम करंट 4.2 to 4.3% टू 4.4%। तो इंप्रूवमेंट इन निम्स भी एक्सपेक्टेड है। ऑब्जेक्टिव मेनली होगा कि बैलेंस शीट भी स्ट्रेंथन करेंगी बाय कंटिंजेंट प्रोविजंस जो कंपनी कर सकती है, इसीलिए मक्वायरी पॉजिटिव है इंडसइंड बैंक पे। अभी दूसरी नोट की बात करती है जो मक्वायरी से आई हुई है, वो है पेटीएम के लिए। यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने पेटीएम को डाउनग्रेड किया हुआ है न्यूट्रल, और पहले रेटिंग था आउट परफॉर्म रेटिंग। टारगेट प्राइस मेंटेन किया हुआ है 800 रुपये पे। उसके अलावा डाउनग्रेड है क्योंकि शार्प रनअप हमने ऑलरेडी पेटीएम के शेयर प्राइस में देख लिया अभी रिसेंट टाइम में। बोल रहे कि अर्निंग्स में कोई चेंज नहीं है, तो वो एक्सपेक्ट करिए पेटीएम थोड़ा पॉज ले लेगा ये रनअप से, और पेटीएम रिपोर्ट करेगा अकाउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी बाय FY26 एंड फाइनेंशियल अभी भी 25% होल्ड करता है। तो आगे जाते हुए मे बी वो
वो अपने स्टेक कम कर सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है पेटीएम के लिए वॉच आउट करने के लिए, और ये थोड़ा सा ओवरहैंग बन जाता है पेटीएम के लिए। उसके अलावा स्टार हेल्थ पे एक नोट आई हुई है CLSA से, जहाँ पे वो मेंटेन कर रहे हैं बाय। टारगेट प्राइस दिया हुआ है 700 रुपीज़ पर शेयर। टारगेट प्राइस का जो टारगेट 20% प्रीमियम ग्रोथ कर रहे हैं स्टार हेल्थ, 1 मिलियन प्लस एजेंट्स बेस ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। तो ये उनकी टारगेट भी है, काफ़ी बुलिश टारगेट यहाँ पे आ रही है। इमर्जिंग एरियाज में ग्रोथ भी इंक्लूड हो जाएगी, डिजिटल डायरेक्ट चैनल्स, सेमी अर्बन और रूरल मार्केट में भी ग्रोथ दिख सकती है, इसीलिए CLSA मेंटेन कर रहा है अपना बाय रेटिंग। लास्टली EMS इंडस्ट्री जो है वहाँ के स्टॉक्स की बात करते हैं। स्पार्क ने एक नोट निकाली है, वहाँ पे उन्होंने इनिशिएट किया हुआ है कवरेज केन्स टेक्नोलॉजी, सिरमा SGS और एवलॉन टेक्नोलॉजी पे। तीनों पे उन्होंने पॉजिटिव रेटिंग दी हुई है। केन्स पे ऐड रेटिंग इनिशिएट है, सिरमा पे बाय और एवलॉन पे बाय भी है। तो यस, केन्स की जो टारगेट प्राइस है वो है 1637 रुपीज़, सिरमा की 598 रुपीज़ और एवलॉन टेक की 679 रुपीज़। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है EMS इंडस्ट्री के लिए, और वो पॉजिटिव है EMS इंडस्ट्री पे। थैंक यू विनी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है। इस बीच जाते जाते SGX निफ्टी एक बार आपको दोबारा दिखा देते हैं। यहाँ पर मजबूती बढ़ी है और अब 32 अंक ऊपर आ चुका है SGX निफ्टी। और एशिया बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से एक रिकवरी भी देखने को मिल रही है। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे खरा सौदा। नमस्कार।